नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की लगातार क्षमताओं को बढ़ा रहा है और ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण किया गया है सुखोई 30 MKI से। भारतीय वायुसेना ने कहा कि मिसाइल ने अपने सेट किए गए टारगेट को हिट किया है। आपको बता दें कि मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में टारगेट किए गए एक जंगी जहाज को निशाना बनाया, जो कि एक नकली जंगी जहाज था। निशाना बिल्कुल सटीक था और इस टेस्ट को सफल मान लिया गया है और इससे दोस्तों नो डाउट भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड ब्रह्मोस है, जो कि एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ये टेस्ट भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस और HAL के संयुक्त प्रयास के रूप में सफल हो पाया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान के बाद अब साउथ कोरिया भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने जा रहा है। ऐसे में अब साउथ कोरिया ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का खुलासा किया है और कहा है कि भारत इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, खासकर कि साउथ एशिया रीजन में। साउथ कोरिया ने घोषणा की है कि भारत के साथ वो अब एडवांस स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा, जिसमें दोनों ही देश संयुक्त रूप से हथियारों को तैयार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत दक्षिण कोरिया से K9 वज्र के एक्सपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर रहा है, ताकि इसे किसी तीसरे देश को बेचा जा सके, जिसे कि भारत साउथ कोरिया के साथ ही मिलकर इसे बेचेगा। और ये दोस्तों दोनों ही देशों की पार्टनरशिप के लिए विन विन सिचुएशन होगी। आपको बता दें कि K9 वज्र का किसी तीसरे देश को बेचे जाने के लिए काफी अच्छी संभावना है। दोनों सरकारें और जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। साउथ कोरिया पहले ही 100 K9 वज्र हवित्जर की आपूर्ति कर चुका है भारतीय सेना को और इसके बाद फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत 200 और यूनिट्स खरीदी जाएंगी, जो कि पाइपलाइन में है। इसके अलावा साउथ कोरिया की KSS-3 जो सबमरीन है, वो भारतीय नौसेना के P-75I प्रोजेक्ट में टॉप कंटेंडर बनी हुई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी किरण मार्क 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल में बदलेगी। लेकिन खबरें ये आ रही है, जो नेवल तेजस मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसे किरण मार्क 2 की जगह अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल में तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि नेवल तेजस में कई सारे फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इसका हैंड्स फ्री टेक ऑफ मोड और इसका जो ऑटोमेशन है वो इसे ऑप्टिकली मेन कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में बदलने में सहायक होगा। वहीं दूसरी तरफ टर्की का जो बेरा कटर किलजिमा जेट पावर्ड लो ऑब्जर्वर कैरियर क्षमता वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, उसने काफी तेजी से काम शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो कैरियर क्षमताओं वाले प्लेटफॉर्म्स है उनकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना तेजस का इस्तेमाल एक डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर करेगी फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का विचार है कि वो अपने आने वाले नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को लगाएगी, जो कि इस एयरक्राफ्ट को हीट सीकिंग ग्राउंड टू एयर मिसाइलों से बचाएगा। बता दें कि इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर को स्थानीय स्तर पर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे कि एयरबस 321 एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड एडवांस फाइबर लेजर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जिसमें कि हाई फ्रेम रेट थर्मल कैमरा और छोटा यानी कि स्मॉल हाईली डायनेमिक मिरर टर्रेट लगा होगा। आपको बता दें कि ये जो डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स हैं, इन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है भारतीय वायुसेना के हिसाब से और इसके जरिए जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें कि ट्रांसपोर्टर, टैंकर्स और जो स्पेशल मिशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इनकी सुरक्षा के लिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 252 यानी कि 252 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए, जो कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदे जाएंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स होंगे वो 20 टन की गन को ले जाने में सक्षम होने चाहिए। खास बात यह है कि दोस्तों, जो हमारी स्वदेशी ATAGS है वो 18 टन की है, जो कि इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है। और अभी हाल ही में मैंने आपको एक डिफेंस अपडेट में बताया था, जिसमें कि एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया गया है 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर टोट गन सिस्टम के लिए, जिनका वजन 15 टन से कम रखा गया। हालांकि 15 टन की कोई वजन बाध्यता यहाँ पर नहीं है। ऐसे में दोस्तों, ये जो स्वदेशी ATAGS है उसके शुरुआती ऑर्डर मिल सकते हैं और कम से कम सेना 150 यूनिट्स का ऑर्डर दे सकती है। भारत फोर्स भी बोल चुका है कि वो 100 ATAGS को हर साल सप्लाई कर सकता है और बाद के चरणों में इस क्षमता को डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 200 गन पर ईयर दी जाएंगी, जो कि भारतीय सेना की 1700 गन की जरूरतों को पूरा कर देगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि नेशनल हाईवे 16 पर कोडिशा पाडू मंडल के पिच्चीकला गुड्डी पाडू गांव के पास निर्मित 4.1 किलोमीटर लंबे आपातकालीन विमान लैंडिंग स्थल पर विमान को उतारने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि इस परीक्षण में परिवहन विमान AN-32, 2 सुखोई लड़ाकू विमान और 2 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि रनवे विमानों के उतरने के लिए अच्छी तरीके से तैयार है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि रनवे पर लोगों और जो पशुओं का प्रवेश है उसे रोकने के लिए सड़क के दोनों तरफ बाड़बंदी समेत कुछ काम किए जाने बाकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 16 पर 4.1 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी कंक्रीट की हवाई पट्टी का निर्माण नई जर्मन तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसमें करीबन 23.77 करोड़ रुपए की लागत आई है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। सड़क हो, पुल हो, इन सब का निर्माण तेजी से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क के निर्माण को कर रहा है, जो कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत ने पूर्वोत्तर में 3 रणनीतिक रेलवे लाइनों का अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिसका उद्देश्य सेना को अपने सैनिकों और उपकरणों को सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ तेजी से डिप्लॉय करने में मदद करेगा। हालांकि ये जो स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक रेलवे लाइनें हैं, ये अगले 1 दशक में पूरी हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सेना ने 2010-2011 में कई हजार करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम सहित कई प्रमुख सीमाई क्षेत्रों में ब्रॉड गेज रेल को पहुंचाना है। आपको मैं बताना चाहूंगा 3 प्रस्तावित जो रेलवे लाइन है, इन्हें रणनीतिक रूप से कैटेगराइज किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि इसकी लागत का जो वहन है यानी जो खर्च है वो रेलवे और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि चीन के जासूस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की जासूसी कर रहा है। आपको बता दें कि दलाई लामा ने बिहार के बोधगया में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जिसमें कि एक सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पुलिस को चीन की एक महिला की तलाश है जिस पर जासूस होने का शक है। इसके अलावा पुलिस ने इस महिला का स्केच और उसकी पासपोर्ट और वीजा की जो डिटेल्स हैं उन्हें शेयर किया है। इस महिला का नाम सोंग शियालान है। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि पुलिस महिला की तलाश कर क्यों रही है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर के परिसर में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया और कई श्रद्धालुओं की तलाशी ली जा रही है। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस महिला के बारे में इनपुट्स मिल रहे थे कि ये जासूसी कर रही है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है और इस महिला की तलाश की जा रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि पाकिस्तानी थिंक टैंक को लेकर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तानी थिंक टैंक को भारत की मिसाइल टेस्टों की चिंता सताने लगी है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के बाद भारत ने सबसे ज्यादा मिसाइल परीक्षण की है और भारत तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है और साथ ही भारत के पास इस क्षेत्र में सबसे तेज मिसाइल परीक्षण का रिकॉर्ड है। इसके अलावा पाकिस्तानी थिंक टैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत चाइना के साथ टक्कर लेने के लिए अपनी मिसाइलों की परीक्षण कर रहा है और हाल ही में उन्होंने 7000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 का परीक्षण किया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत के पास अधिक रेंज वाली मिसाइल हैं। आप समझ रहे दोस्तों पाकिस्तान की टेंशन कितनी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास वो क्षमता भी है कि वो दूर के लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। साथ ही पाकिस्तानी थिंक टैंक ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है, इसलिए वो लगातार परीक्षण कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण की तरफ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके से भारत परीक्षण कर रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में हथियारों की होड़ बढ़ रही है और ये भारत के निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को खत्म करती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया, तुर्की और सीरिया के रक्षा मंत्रियों ने मॉस्को में बातचीत की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। कहा यह जा रहा है कि इस बातचीत में सभी ने सीरिया संकट और शरणार्थियों की समस्या को हल करने के तरीकों के साथ साथ सीरिया में चरमपंथी समूहों से निपटने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की है। हालांकि इस बारे में और अपडेट आना बाकी है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चीन से लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अब ताइवान को एंटी टैंक सिस्टम बेचने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को टैंक रोधी बारूदी सुरंग बिछाने वाली प्रणाली बिक्री करने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस घोषणा से संकेत तो साफ तौर पर यही मिलता है कि चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान अपने तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो वहां से बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग प्रणाली को खरीदने के लिए तैयार है। और आपको मालूम है कि अमेरिका का ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध भी है, जिसमें कि रक्षा आदान प्रदान और सैन्य उपकरणों की बिक्री भी शामिल है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से स्टिंगर मिसाइलें लेने वाला है। हालांकि कितनी संख्या में लेगा इस बारे में खुलासा नहीं किया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि रशिया के सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन तो जारी है ही, लेकिन ऐसे में रशिया के रक्षा मंत्रालय को सुखोई 57 फाल्कॉन लड़ाकू विमान का नया बैच मिल गया है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है, आप सब जानते हैं। कहा जा रहा है कि इन विमानों के अलावा कंपनी ने रूसी वायुसेना को सुखोई 35S का एक बैच भी दिया है।
रशिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि रूसी वायुसेना की सुखोई 57 और सुखोई 35S लड़ाकू विमानों की इस साल की मांग को पूरा कर दिया गया है। साथ ही कंपनी आगे भी अपने दायित्वों को पूरा करती रहेगी। कहा जा रहा है कि जिन विमानों की अगले साल डिलीवरी करनी है उनका प्रोडक्शन चल रहा है। 2022 में सुखोई 57 की डिलीवरी मिलनी शुरू हुई थी। 2024 के अंत तक रूसी रक्षा मंत्रालय 22 फाइटर जेट को शामिल करेगा और 2028 तक इनकी संख्या 76 हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।